जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। बहुजन पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है ना, वो एक ऐसे विषय पर है जिस पर शायद ही किसी ने इस तरह से गहराई में जाके सोचा हो। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सच है जो इतिहास की हमारी पूरी समझ को ही झकझोर कर रख देता है। हाँ, मतलब बचपन से हम सभी सुनते आ रहे हैं कि सती प्रथा हो गई या आजीवन वैधव्य हो गया या फिर बाल विवाह जैसी अमानवीय प्रथाएं। हमें लगता है कि इनकी शुरुआत किसी धार्मिक आस्था या पवित्रता की वजह से हुई होगी। जी, ऐसे ही बताया जाता है अक्सर। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इन प्रथाओं का जन्म दरअसल एक बेहद खौफनाक और ठंडे गणितीय समीकरण को सुलझाने के लिए हुआ था? मतलब ये कोई भगवान का आदेश नहीं था। एकदम सही कह रही हैं आप। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी चौंकाने वाले सत्य से पर्दा उठाने वाले हैं, और इसका आधार है बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय हिंदी खंड 1। और विशेष रूप से इस खंड में मौजूद वो जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी शोध निबंध है ना, जिसका शीर्षक है भारत में जाति प्रथा, संरचना, उत्पत्ति और विकास। हम उसी पर आज गहराई से बात करेंगे। जी, और इस निबंध की पृष्ठभूमि अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मतलब कल्पना कीजिए, 9 मई 1916 का दिन है। वाकई 1916? हाँ, अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहाँ डॉक्टर ए गोल्डनवाइजर के मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी का एक बहुत ही प्रतिष्ठित सेमिनार चल रहा था। और वहाँ दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, और उनके सामने एक 25 साल का युवा भारतीय छात्र खड़ा होकर एक शोध पत्र पढ़ता है। सिर्फ 25 साल की उम्र में? बिल्कुल 25 साल। और वो शोध पत्र सदियों पुरानी एक जटिल व्यवस्था की ऐसी चीरफाड़ करता है ना कि पश्चिमी विद्वान भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। और वो युवा छात्र कोई और नहीं बल्कि खुद बाबा साहब थे। क्या बात है! मतलब एक छात्र के रूप में उनका ये विश्लेषण इतना पैना था। 100 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन जाति व्यवस्था को समझने के लिए आज भी इसे बेहतर कोई बौद्धिक उपकरण नहीं है हमारे पास। सही कहा। हमारा उद्देश्य भी आज सिर्फ इस निबंध के पन्नों को पलटना नहीं है, बल्कि उस यांत्रिकी को, उस मैकेनिज्म को जड़ से समझना है, जैसे बाबा साहेब ने इतनी कम उम्र में दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया था। बिल्कुल। पर इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन का उल्लेख करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। ये पूरी चर्चा बाबा साहेब के जिस वाङ्मय पे आधारित है ना, उसे कोई भी जिज्ञासु पाठक बहुत आसानी से पढ़ सकता है। एक वेबसाइट है baws.in। जी, baws.in। हाँ, ये एक शानदार वेबसाइट है जहां बाबा साहेब के सारे वॉल्यूम्स हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती में पूरी तरह से उपलब्ध हैं। मतलब ये एक अमूल्य खजाना है। और ज्ञान का असली महत्व तो तभी है ना जब वो जन जन तक पहुंचे। तो खैर, जब हम इस निबंध के पहले हिस्से में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहली जो चीज ध्यान खींचती है वो है बाबा साहब का दृष्टिकोण। जो उस समय के बाकी विद्वानों से एकदम अलग था, है ना? एकदम विपरीत था। बाबा साहब शुरुआत में ही ये स्पष्ट करते हैं कि अगर भारत की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय स्थिति को देखा जाए तो ये शारीरिक या नस्लीय रूप से बहुत अधिक विविध है। मतलब यहाँ अलग अलग नस्लों का मिश्रण है। बिल्कुल। यहाँ आर्य, द्रविड़, मंगोलियन और शकों का भारी सम्मिश्रण हुआ है। यहाँ के लोगों की शारीरिक बनावट, कदकाठी और रंग रूप में जमीन आसमान का अंतर है। तो फिर मतलब दिलचस्प मोड़ तो तब आता है जब बाबा साहब कहते हैं कि इतनी भारी शारीरिक विविधता के बावजूद भारत में एक बहुत ही गहरी और अखंड सांस्कृतिक एकरूपता है। ठीक यही वो विरोधाभास है। इसे समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा साहब बहुत मजबूती से कहते हैं कि भारत एक सजातीय यानी होमोजीनियस समाज है। हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं काफी हद तक एक जैसी रही हैं। अच्छा। और जाति प्रथा की सबसे बड़ी त्रासदी, उसका सबसे बड़ा अपराध ही यही है कि यह इतने गहरे रूप से जुड़े हुए समाज को कृत्रिम और अप्राकृतिक हिस्सों में बेरहमी से काट देती है। इसे समझने के लिए मैं एक रूपक का इस्तेमाल करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। मतलब ये स्थिति कुछ ऐसी है जैसे एक बहुत ही विशाल, हरा भरा और आपस में जुड़ा हुआ परिदृश्य हो। जमीन एक है, मिट्टी एक है, लेकिन अचानक कोई उस परिदृश्य के बीचों बीच लोहे की ऊंची और अभेद्य दीवारें खड़ी कर दें। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और वो जो प्राकृतिक जमीन थी वो अब छोटे छोटे बंद बाड़ों में तब्दील हो गई है। दीवार के इस पार वाले उस पार नहीं जा सकते। बहुत ही दृश्यमान रूपक है ये। और यही वो बिंदु है जहां पिछले कई दशकों के दिग्गज पश्चिमी और भारतीय विद्वान पूरी तरह से मात खा गए।
जैसे कि कौन कौन से विद्वान? जैसे फ्रांसीसी विद्वान सेनार्ड हो गए, नेस्फील्ड और सर एच रिजले। इन सभी ने जाति को अपने अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की थी। हाँ, मैंने पढ़ा था कि उन विद्वानों के तर्कों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे किसी हाथी को अलग-अलग हिस्सों से टटोल रहे हों। सही कहा। मतलब सेनाट ने कहा कि जाति का मूल छुआछूत या अपमिश्रण का डर है। नेस्फील्ड ने तो इसे पूरी तरह से केवल व्यवसाय या पेशे से ही जोड़ दिया। और रिजले ने दावा किया कि ये सब नस्ल और विवाह के कड़ी नियमों का खेल है। तो एक सवाल उठता है कि इतने बड़े बड़े मानव विज्ञानी इस पूरी व्यवस्था की असली नब्ज पकड़ने में चूक क्यों गए? देखिए, बाबा साहब ने उनकी इस वैचारिक चूक को एक कुशल सर्जन की तरह पकड़ा है। उन्होंने कहा कि इन सभी विद्वानों ने एक बहुत ही बुनियादी भूल की थी। वो क्या? उन्होंने जाति को एक अलग-थलग स्वतंत्र इकाई मान लिया था, जबकि ये एक समग्र व्यवस्था है, मतलब एक सिस्टम है। सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन विद्वानों ने उन चीजों को जाति का कारण मान लिया जो दरअसल जाति प्रथा के पैदा होने के बाद के परिणाम या लक्षण थे। अरे ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी बीमार व्यक्ति को देखकर कोई डॉक्टर ये कहे कि बुखार ही बीमारी का मूल कारण है ना? बिल्कुल। जबकि बुखार तो शरीर के अंदर चल रहे किसी बड़े संक्रमण का सिर्फ एक लक्षण होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। खान पान पर रोक, व्यवसाय का बंटवारा या छुआछूत, ये सब जाति प्रथा के कारण नहीं है। अच्छा। जब समाज को कृत्रिम बाड़ों में बांट दिया जाता है तो एक समूह दूसरे समूह से दूरी बनाए रखने के लिए खान पान पर रोक लगाता है। ये तो बंटवारे का स्वाभाविक नतीजा है। तो फिर बाबा साहब के अनुसार इस बीमारी का असली वायरस क्या है? बाबा साहब केतकर की परिभाषा को परिष्कृत करते हुए स्पष्ट करते हैं कि जाति का असली और एकमात्र मूल है सजातीय विवाह को गोत्र बाह्य विवाह के ऊपर जबरदस्त थोपना। इस तकनीकी शब्दावली को थोड़ा सरल करते हैं श्रोताओं के लिए। गोत्र बाह्य विवाह यानी एक्सोगैमी, इसका मतलब है अपने खून के रिश्तों या अपने गोत्र से बाहर शादी करना, जो भारत में हमेशा से एक प्राकृतिक नियम रहा है। हाँ, और बाबा साहब कहते हैं कि जब एक समूह ये तय कर लेता है कि वो अपने समूह के बाहर विवाह नहीं करेगा, बल्कि अपनी ही परिधि के भीतर यानी अपनी ही जाति के भीतर विवाह करेगा, तब एक जाति का निर्माण होता है। मतलब इसी को सजातीय विवाह या एंडोगैमी कहते हैं। जी, बाहर शादी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना और अपनी परिधि को एक बंद दरवाजे में तब्दील कर लेना, यही जाति प्रथा का केंद्र है। यही वो मशीन है जो जातियों को जन्म देती है। मैं इस पूरे अवधारणा को एक तार्किक कसौटी पर कसने की कोशिश कर रही हूँ। अगर सजातीय विवाह यानी जाति के अंदर ही शादी करना सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम है, तो इसे सदियों तक बनाए कैसे रखा गया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ एक बहुत ही बड़ी व्यावहारिक समस्या सामने आती है। इंसान की जिंदगी और मौत तो किसी के हाथ में नहीं है। अगर किसी बंद जाति समूह में किसी शादीशुदा जोड़े में से पति या पत्नी की अचानक मृत्यु हो जाए, तो पीछे बचे हुए व्यक्ति का क्या होगा? जी, चाहे वो विधवा हो या विधुर। हाँ, वे जीवित हैं, उनकी इच्छाएं हैं और वे स्वाभाविक रूप से फिर से जीवन बसाना चाहेंगे। क्या वे लोग इस बंद व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा लूपहोल या खतरा नहीं बन जाएंगे? यही वो मोड़ है जहां बाबा साहब का विश्लेषण इतना तीखा, इतना वैज्ञानिक और निर्मम हो जाता है कि कोई भी भीतर तक से हर जाए। इसी खतरे को बाबा साहब ने अतिरिक्त पुरुष यानी सरप्लस मैन और अतिरिक्त स्त्री यानी सरप्लस वुमन की विकराल समस्या कहा है। बाप रे, ये अतिरिक्त या सरप्लस शब्द इंसानों के लिए इस्तेमाल होना सुनने में बहुत ही यांत्रिक और क्रूर लगता है, जैसे इंसानों की बात नहीं किसी फैक्ट्री के माल की बात हो रही हो। यह व्यवस्था थी ही इतनी यांत्रिक। आप इस गणित को समझिए, अगर एक समूह को अपनी ही जाति के भीतर विवाह करना है तो उस समूह के भीतर विवाह योग्य पुरुषों और स्त्रियों की संख्या बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तभी जोड़े बनेंगे। बिल्कुल। लेकिन मृत्यु इस संतुलन को बिगाड़ देती है। अगर पति मर जाता है तो पत्नी बच जाती है, वो उस बंद समूह के लिए एक अतिरिक्त स्त्री बन गई, और अगर पत्नी मर जाती है तो पति अतिरिक्त पुरुष बन गया। और खतरा ये है कि अगर इन अतिरिक्त लोगों को आजाद छोड़ दिया जाए तो वे किसी और से शादी करना चाहेंगे, और अगर उस वक्त जाति के अंदर कोई और योग्य जोड़ीदार नहीं मिला तो इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति उसे जाति के बाहर साथी तलाशने पर मजबूर कर देगी। एकदम सही। और जैसे ही वो अतिरिक्त स्त्री या पुरुष जाति के बाहर शादी करेगा, वो जो बंद परिधि थी, वो जो दीवार थी, उसमें एक दरार पड़ जाएगी।
और अगर ये सिलसिला चला तो पूरी जाति व्यवस्था का जाल ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए इस अतिरिक्त संख्या को ठिकाने लगाना या कहें कि उनका प्रबंधन करना इस जाति रूपी मशीन को बचाए रखने के लिए जीवन और मरण का प्रश्न बन गया। ये बहुत ही खौफनाक गणित है। तो इस अतिरिक्त स्त्री यानी उस विधवा का प्रबंधन कैसे किया गया, जो अचानक इस गणितीय व्यवस्था के लिए एक बोझ बन गई थी? निबंध के अनुसार उस अतिरिक्त स्त्री को रास्ते से हटाने के लिए 2 बेहद क्रूर और अमानवीय तरीके ईजाद किए गए। कौन से? पहला तरीका, जो व्यवस्था के लिए सबसे आसान और सुरक्षित था, वो ये कि उसे मृतक पति की चिता के साथ ही जिंदा जला दिया जाए, जिसे सती प्रथा कहा गया। जी। सोचिए, जब स्त्री ही नहीं बचेगी तो न वो दोबारा विवाह की मांग करेगी और न ही जाति के बाहर जाएगी। समस्या जड़ से खत्म। ये सुनकर तो मन सुन पड़ जाता है। मतलब सती प्रथा को सदियों तक पवित्रता, पतिव्रता धर्म और महान बलिदान के आवरण में लपेटकर महिमा मंडित किया जाता रहा। बिल्कुल। लेकिन बाबा साहेब के इस विश्लेषण से तो ये साफ नजर आ रहा है कि सती प्रथा कोई आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं, बल्कि एक कृत्रिम व्यवस्था को बचाए रखने का एक हत्यारा टूल था, एक मैकेनिकल पुर्जा मात्र थे। यही बाबा साहेब की दूरदृष्टि है, जो धर्म के आवरण को चीरकर सत्ता और व्यवस्था के नंगे सच को बाहर लाती है। वाकई। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सती प्रथा हर मामले में व्यावहारिक नहीं हो सकती थी। हर स्त्री को जलाना तो संभव नहीं था, कुछ बची जाती थीं। तो जो स्त्रियां बच जाती थीं, उनका क्या किया जाता था? उनके लिए दूसरा तरीका निकाला गया, कठोर वैधव्य या आजीवन विधवापन थोपना। यानी उन्हें जिंदा तो रखा जाए, लेकिन उन्हें सामाजिक रूप से मार दिया जाए। बिल्कुल। उन पर ऐसे कठोर नियम थोप दिए गए, उनके बाल काट दिए गए, उन्हें अच्छे कपड़े और भोजन से वंचित कर दिया गया। उन्हें इतना अनाकर्षक, दयनीय और अशुभ बना दिया गया कि वे कभी दोबारा विवाह के बारे में सोच भी ना सकें और कोई पुरुष उनकी तरफ आकर्षित ना हो। मतलब उन्हें विवाह के अधिकार से ही हमेशा के लिए वंचित कर दिया गया। हाँ, ताकि वे उस बंद परिधि के भीतर चुपचाप एक कोने में पड़ी रहें। तो ये तो उस अतिरिक्त स्त्री की समस्या का क्रूर समाधान हो गया। लेकिन अब तस्वीर के दूसरे पहलू पर आते हैं। जी। उस अतिरिक्त पुरुष का क्या, जिसकी पत्नी मर गई है? विधुर का क्या? क्योंकि समाज तो पितृसत्तात्मक था, सत्ता तो पुरुषों के हाथ में थी। समाज किसी पुरुष को उसकी मृत पत्नी के साथ जलने के लिए मजबूर तो कर नहीं सकता था। यही तो इस व्यवस्था का सबसे बड़ा विरोधाभास था। पुरुष प्रधान समाज में पुरुष को जलाया नहीं जा सकता था। आप उसे आजीवन विधुर रहने या सन्यासी की तरह ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो ताकतवर था और अगर वो अपनी स्वाभाविक इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाया तो वो समाज की नैतिकता के लिए खतरा बन जाएगा या फिर किसी दूसरी जाति की स्त्री को अपने घर ले आएगा। और अगर दूसरी जाति की स्त्री अंदर आई तब भी वो दीवार टूट जाएगी। एकदम सही। ये तो इस मशीनरी के सामने एक बहुत बड़ी तकनीकी खराबी, मतलब एक टेक्निकल ग्लिच जैसी स्थिति आ गई ना। सत्ताधारी पुरुष को न मारा जा सकता है, न रोका जा सकता है। तो फिर इस विधुर को जाति की सीमा में बांध कर रखने का क्या उपाय निकाला गया? इसका जो उपाय निकाला गया उसने भारत के बचपन को तबाह कर दिया। वो उपाय था बालिका विवाह या बाल विवाह। अच्छा जी। उस अतिरिक्त पुरुष की शादी अपनी ही जाति की एक ऐसी छोटी बच्ची से कर दी जाती थी जो अभी शारीरिक या मानसिक रूप से विवाह योग्य ही नहीं है। अरे बाप रे। लेकिन ऐसा करने से उस पुरुष को अपनी ही जाति के भीतर तुरंत एक पत्नी मिल जाती थी, उसकी जगह भर जाती थी और वो जाति की सीमा को लांघने से रुक जाता था। इस पूरे विश्लेषण को सुन के तो मतलब एक गहरा सन्नाटा छा जाता है दिमाग में। हाँ, ये है ही इतना झकझोरने वाला। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि सती प्रथा, आजीवन वैधव्य का दुख और बाल विवाह की कुप्रथा ये कोई दैवीय प्रकोप या साधारण धार्मिक रीति रिवाज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये केवल इस सजातीय विवाह नाम की अमानवीय मशीनरी को बिना रुके चलाते रहने के लिए बनाए गए मैकेनिकल टूल्स है। ये कोई आध्यात्मिक या सांस्कृतिक नियम नहीं, बल्कि एक कृत्रिम बाड़े को टूटने से बचाने के लिए रचे गए क्रूर उपाय थे। यही इस शोध पत्र की सबसे बड़ी जीत है। बाबा साहेब स्पष्ट करते हैं कि इन प्रथाओं को शुरू करने के बाद इन्हें दर्शन, ईश्वर और धर्म का ऐसा चोला पहनाकर पवित्र घोषित कर दिया गया ताकि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बिना सवाल किए इनका पालन करते रहें। और असलियत में ये सिर्फ अपनी जाति के दरवाजे अंदर से बंद रखने की लोहे की चादबियां थीं। साधन को ही साध्य बना दिया गया। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला आपने। तो ये मशीन कैसे काम करती है, इसके पुर्जे और इसके टूल क्या हैं, ये तो पूरी तरह स्पष्ट हो गया हमें।
लेकिन यहाँ स्वाभाविक रूप से एक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक सवाल खड़ा होता है। वो क्या? इस खौफनाक मशीन का आविष्कार किसने किया? और अगर किसी एक समूह ने इसे अपने फायदे के लिए शुरू भी किया, तो ये पूरे भारत के इतने बड़े समाज में अलग अलग हिस्सों में एक महामारी की तरह कैसे फैल गई? ये बहुत अहम सवाल है। बाबा साहेब इस ज्वलंत सवाल का सामना बहुत ही बेबाकी और तार्किकता से करते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि सबसे पहले इस व्यवस्था की शुरुआत, इस बंद बाड़े का निर्माण तत्कालीन समाज के ब्राह्मण वर्ग ने किया। अच्छा, तो शुरुआत वहां से हुई? जी। प्राचीन भारत में समाज में पहले से ही अलग अलग वर्ग मौजूद थे, लेकिन वे पूरी तरह बंद नहीं थे, उनमें आवाजाही थी। लेकिन सबसे पहले ब्राह्मण वर्ग ने खुद को एक विशेष और सर्वोच्च स्थिति में बनाए रखने के लिए अपने दरवाजे बाहर वालों के लिए पूरी तरह बंद कर लिए। उन्होंने सजातीय विवाह की सख्ती से शुरुआत की। उन्होंने खुद को एक बंद वर्ग बना लिया। और बाबा साहब कहते हैं कि कोई भी बंद वर्ग ही दरअसल जाति है। जी बिल्कुल। इसे ना आज के परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। हाँ जरूर। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी बड़े शहर में एक बहुत ही प्रभावशाली, ताकतवर और एलीट वीआईपी क्लब हो। समाज के सभी लोग उस क्लब के सदस्यों को बहुत सम्मान की नजर से देखते हो। हाँ। अचानक वो क्लब फैसला करे कि अब बाहर का कोई भी व्यक्ति हमारे क्लब का सदस्य नहीं बन सकता और हमारे सदस्य बाहर वालों से रोटी बेटी का कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। उन्होंने अपने दरवाजे अंदर से लॉक कर लिए। सही है। अब जो लोग बाहर रह गए हैं वो इस घटना को देखकर कैसी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया देंगे? एक बहुत ही शानदार उदाहरण है ये, और इसी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया को समझाने के लिए बाबा साहब ने फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गैब्रियल टार्डे के नकल के नियम यानी लॉ ऑफ इमिटेशन का बहुत ही गहराई से सहारा लिया है। ये नकल का नियम मानव मनोविज्ञान में कैसे काम करता है? मतलब समाज में ये कैसे लागू हुआ? देखिए, टार्डे का सिद्धांत कहता है कि किसी भी समाज में जो वर्ग सामाजिक या आर्थिक रूप से नीचे होता है, वो हमेशा उस वर्ग की नकल करने की कोशिश करता है जिससे वो अपने से श्रेष्ठ, ताकतवर या आदर्श मानता है। अच्छा, ये तो मानव का एक बुनियादी मनोविज्ञान है। जी। बाबा साहब समझाते हैं कि गैर ब्राह्मण जातियों ने ब्राह्मणों को अपना आदर्श माना क्योंकि समाज में सत्ता और प्रतिष्ठा उनके पास थी। इसलिए जैसे जैसे इस सर्वोच्च वर्ग ने अपने दरवाजे बंद किए, अपनी औरतों पर सती प्रथा, बाल विवाह और वैधव्य जैसे कठोर नियमों का पालन शुरू किया, वैसे वैसे बाकी जातियों ने भी ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा इन्हीं कठोर नियमों को मानने में है। ये तो मनोविज्ञान का एक बहुत ही त्रासद पहलू है, यानी सम्मान और प्रतिष्ठा पाने की अंधी होड़ में लोगों ने खुद अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल ली। बिल्कुल। उन्होंने सोचा कि अगर हम भी इनके जैसी जीवन शैली अपनाएंगे तो समाज में हमारा रुतबा भी बढ़ेगा। निबंध में ये साफ तौर पर उल्लिखित है कि जो जातियां ब्राह्मणों के सामाजिक स्तर के जितना ज्यादा करीब थीं, उन्होंने इन तीनों अमानवीय प्रथाओं यानी सती, बाल विवाह और वैधव्य का उतनी ही कड़ाई से पालन करना शुरू कर दिया। और जो थोड़ा दूर थीं, जो जातियां सामाजिक पदानुक्रम में थोड़ी दूर थीं, उन्होंने सिर्फ बाल विवाह और वैधव्य को अपनाया, और जो समाज के बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिए गए थे, उन्होंने सिर्फ अपनी जाति बंधन को माना। यानी जो समूह उस वीआईपी क्लब के जितने करीब था, उसने उतनी ही सख्ती से उन नुकसानदायक नियमों की नकल की। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक सवाल और है, जो लोग इस पूरी व्यवस्था से बाहर रह गए या जिन्होंने मजबूरी में या बगावत करके इन नियमों को तोड़ा, उनके साथ समाज ने क्या सलूक किया? जो लोग भी नियम तोड़ते थे, जैसे जिन्होंने जाति के बाहर विवाह कर लिया, उन्हें उस विशिष्ट समूह से बहिष्कृत कर दिया जाता था, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था। अब यहाँ भारतीय समाज की एक और दुखद मानसिकता सामने आती है। जब उन लोगों को बाहर निकाला गया तो वे किसी एक खुले और आजाद समाज का हिस्सा नहीं बने। क्यों? क्योंकि पूरा समाज ही नकल की बीमारी से ग्रस्त हो चुका था। इसलिए उन बहिष्कृत लोगों ने भी खुद की एक नई अलग जाति बना ली और अपने दरवाजे भी बंद कर लिए। बाप रे, ये तो एक चेन रिएक्शन या किसी वायरस के फैलने जैसा है। एक ने अपने दरवाजे बंद किए तो बाकी सब ने भी या तो देखा देखी या फिर मजबूरी में अपने अपने छोटे छोटे दरवाजे बंद कर लिए। हाँ। और एक विशाल सजातीय समाज हजारों छोटे छोटे बंद कमरों में तब्दील हो गया। ये बिल्कुल एक संक्रमण की तरह फैला था। और इस चर्चा में एक बहुत बड़े और पुराने मिथक का टूटना भी बहुत जरूरी है। कौन सा मिथक? अक्सर ये आम धारणा रही है कि मनु ने जाति प्रथा बनाई,
या मनुस्मृति ने समाज को जातियों में बांटा। हाँ, मनु को अक्सर इस पूरी व्यवस्था के निर्माता के रूप में पेश किया जाता है। तो ये स्रोत इस बारे में क्या नया दृष्टिकोण देता है? बाबा साहब इस निबंध में इस थ्योरी को पूरी तरह ध्वस्त कर देते हैं। उनका तर्क बहुत ही स्पष्ट है। वे कहते हैं कि कोई एक अकेला व्यक्ति, चाहे वो कितना भी ताकतवर, क्रूर या ज्ञानी क्यों न हो, वो इतने बड़े और विशाल समाज पर अचानक ऐसी जटिल व्यवस्था थोप नहीं सकता। बात तो तार्किक है। मनु ने जाति प्रथा का निर्माण नहीं किया। मनु के पैदा होने से बहुत पहले ही समाज में बंद वर्ग और जातियां आकार ले चुकी थी। मनु ने तो सिर्फ उस पहले से मौजूद और फैलती हुई व्यवस्था को एक कानूनी शक्ल दी। मतलब मनु उस व्यवस्था का जन्मदाता नहीं, बल्कि उसका उद्घोषक था। उसने तो बस चल रहे रिवाजों को कागज पर लिखकर उसे धर्म का ठप्पा लगा दिया। बिल्कुल। बाबा साहब लिखते हैं कि ये सोचना ही हास्यास्पद है कि एक इंसान पूरे उपमहाद्वीप को गुलाम बना सकता है। जाति का विकास एक धीमी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी जो अलगाव, सत्ता की लालसा और बाकी समाज द्वारा की गई नकल पर आधारित थी। मनु ने सिर्फ इस मनोवैज्ञानिक बीमारी का संहिताकरण किया, यानी कोडिफिकेशन किया। इस ऐतिहासिक दस्तावेज से तो एक और बहुत बड़ी भ्रांति का निवारण होता है। यूरोपीय विद्वानों ने सालों तक ये सिद्धांत थोपने की कोशिश की कि भारत में जातियां रंग या नस्ल के आधार पर बनी। जी, रेस थ्योरी। हाँ, कि गोरे आर्यों ने काले द्रविड़ों पर शासन किया और जातियां बना दी। बाबा साहब ने इस नस्लीय सिद्धांत को सिरे से और पूरी तरह तार्किक रूप से खारिज किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में चमड़ी का रंग कभी भी जाति का अंतिम मानदंड नहीं रहा। ये तो हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप गहराई से देखें तो यहाँ हर जाति में हर तरह के रंग रूप के लोग मिल जाएंगे। एक ही जाति में गोरे और काले दोनों हो सकते हैं। हाँ, सही बात है। इसी तरह केवल व्यवसाय या काम धंधे को जाति का एकमात्र आधार मानना भी गलत है, क्योंकि एक ही तरह का काम करने वाले लोग, जैसे खेती करने वाले या कपड़ा बुनने वाले, वो भी अलग अलग जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं। ठीक कहा आपने। इसलिए जाति ना तो रंग है, ना ही सिर्फ व्यवसाय। जाति सिर्फ और सिर्फ एक बंद बाड़ा है जो सजातीय विवाह के खंभों पर टिका है। तो अगर इस पूरी गहन चर्चा के सार को, इस महान शोध पत्र के निचोड़ को एक जगह पिरोया जाए तो वो ये है कि भारत मूल रूप से एक अखंड सांस्कृतिक एक रूपता वाला देश था। जी। लेकिन समाज के एक शक्तिशाली वर्ग ने अपनी श्रेष्ठता और एकाधिकार को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए अपने दरवाजे बाहर वालों के लिए बंद कर दिए। उन्होंने सजातीय विवाह का आविष्कार किया और फिर उस बंद व्यवस्था को टूटने से बचाने के लिए, अवांछित अतिरिक्त लोगों को ठिकाने लगाने के लिए सती प्रथा, आजीवन वैधव्य और बाल विवाह जैसी क्रूर और अमानवीय मशीनरी विकसित की गई। और सबसे बड़ी त्रासदी ये रही कि बाकी पूरे समाज ने सम्मान और श्रेष्ठता पाने की झूठी उम्मीद में उस शक्तिशाली वर्ग की नकल की। और इस तरह धीरे धीरे पूरा भारतीय समाज छोटे छोटे घुटन भरे बंद कमरों में तब्दील हो गया। मतलब ये कोई ईश्वरीय आदेश नहीं, ये किसी प्रकृति का नियम नहीं, ये पूरी तरह से इंसानी मनोविज्ञान की कमजोरियों, लालच और प्रभुत्व की अंधी चाहत से गढ़ी गई एक कृत्रिम यांत्रिकी है, जिसे बाबा साहब ने महज 25 साल की उम्र में दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया था। ये वास्तव में मानव इतिहास का एक सबसे शानदार और तीखा समाजशास्त्रीय विश्लेषण है। ज्ञान का असली उद्देश्य यही होता है कि वो हमें उन अदृश्य जंजीरों को देखने की दृष्टि दे जिनसे हमें बांधा गया है। तो जैसे कि हम आज की इस वैचारिक और गहन चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ सभी के सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा और नया विचार छोड़ना आवश्यक लगता है। हाँ, बताइए। हमने देखा कि 1916 में बाबा साहेब ने बताया कि कैसे दरवाजे बंद करने और खुद को एक एलीट वर्ग मानने से जातियों का जन्म हुआ। आज 21वीं सदी में जब हम इंटरनेट के इस युग में जी रहे हैं, तो क्या हम फिर से वही पुरानी गलती नए रूप में नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत ही प्रासंगिक दिशा है सोचने के लिए। जरा सोचिए, आज इंटरनेट पे हमारे जो इको चैम्बर्स हैं, जहां हम सिर्फ उन्हीं लोगों की बात सुनते हैं जो हमारी तरह सोचते हैं, या फिर हमारे शहरों में बनी हुई वो बड़ी बड़ी ऊंची दीवारों वाली महंगी गेटेड कम्युनिटीज जहां बाहर वालों का आना मना है। चाहे ये आधुनिक VIP क्लब, क्या ये डिजिटल बाड़े एक नए प्रकार की जाति या एक नए प्रकार का बंद वर्ग नहीं बना रहे हैं? क्या आज का समाज अनजाने में फिर से खुद को कृत्रिम हिस्सों में नहीं बांट रहा है?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। कहीं हम अनजाने में उसी नकल के नियम के शिकार तो नहीं हो रहे? ये वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक दृष्टिकोण है। जब तक हम इस बंद दरवाजों की मानसिकता को नहीं तोड़ेंगे, समानता और बंधुत्व का सपना अधूरा ही रहेगा। बिल्कुल। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को पढ़ना और अपनी वर्तमान मानसिकता को चुनौती देना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। जाने से पहले एक छोटी सी अपील है आप सभी से। जी। अगर ये गहन चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो, अगर इसने समाज को देखने का एक नया नजरिया दिया हो, तो कृपया फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हमारे यूजर नेम @BAWSHINI यानी बारशिंदी को जरूर फॉलो करें। और इस ज्ञान को सीमित न रखें। इस चर्चा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि समाज का हर व्यक्ति अपनी जंजीरों की असलियत को पहचान सके। और अध्ययन का ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हमें आशा है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। आपको मिलते हैं अगली चर्चा में। तब तक के लिए बाओशिंदी वेबसाइट पर जाइए और बाबा साहब को पढ़िए, उनके विचारों को आत्मसात कीजिए।